मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज जो है हम अपने चैप्टर जो है ज्योग्राफी का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे बेटा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ योर ज्योग्राफी बुक एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में जो हमने अभी तक डिस्कस किया था शिफ्टिंग फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कमर्शियल फार्मिंग। व्हाट इज़ कमर्शियल फार्मिंग, राइट? क्रॉप आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल इन मार्केट। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो किया गया जाता है इसमें, और एनिमल्स का जो है जो भी जैसे उनसे मिल्क वगैरह मिलता है या फिर जो भी चीज़ें होती है तो उनको मार्केट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेलिंग के लिए। तो ह्यूज कैपिटल इज़ यूज्ड ऑन लार्ज एरिया अंडर कल्टीवेशन। इसमें जो है बहुत बड़े प्लॉट को लिया जाता है, रेंट पे ले लिया या किसी भी तरीके से या उनके पास में होता है, फिर उसमें बहुत बड़ा अमाउंट भी लगाया जाता है। जैसे बहुत ही ज़्यादा हाइब्रिड सीड्स का उसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जितने भी हाइब्रिड सीड्स आप लेंगे उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और प्लस में क्या होगा, वो उतने ही महंगे आते हैं, सो अमाउंट उसमें ज़्यादा लगेगा। मशीन्स का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब मशीन्स कितनी महंगी होती है, ठीक है, वो भी अमाउंट आपका लेगा। फिर ग्रेन फार्मिंग, इसमें जो जनरली जो किया जाता है ग्रेन की फार्मिंग की जाती है। ग्रेन में क्या आ गया, हमारा राइस आ गया, व्हीट आ गया, पल्सेस वगैरह आ गए, इस टाइप से। मिक्स्ड फार्मिंग जिसमें हम एनिमल्स और एनिमल्स को भी रखते हैं और अपना एग्रीकल्चर भी करते हैं। ठीक है, उसमें और प्लांटेशन, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। व्हीट एंड मेज आर कॉमन कमर्शियल ग्रोन ग्रेन्स। व्हीट जो है इसमें और मेज़ को जनरली ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। मेज़ बेटा जो आपका यूएसए है, कनाडा है, उस वाले रीजन में बहुत ज़्यादा इसका प्रोडक्शन किया जाता है, न्यूजीलैंड और इस एरिया में। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, इस वाले एरिया में होता है। ठीक है, ये टेम्परेट जो ग्रासलैंड्स हैं उनमें ये ज़्यादा इस तरीके की कमर्शियल फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे प्लॉट्स जो है लैंड के बहुत बड़े बड़े हैं। सीवर विंटर रेस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन। अब जो वहाँ पे ये जो विंटर सीजन है वो काफ़ी, अब यूएसए वगैरह कौन से ऊपर की तरफ है, तो बेटा वहाँ पे सनलाइट इतनी डायरेक्ट वे में जा नहीं पाती, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, तो वहाँ पे विंटर ही रहते हैं। तो वहाँ जब भी विंटर में बेटा जो है प्रोडक्शन जो है कम होता है, प्रोडक्शन इन द सेंस ग्रो कम करते हैं प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स जो है बहुत लंबा टाइम लेते हैं ग्रो करने के लिए एज़ कम्पेयर टू समर सीजन। तो उसमें जनरली क्या होता है, सिंगल क्रॉप को ही ग्रो कर पाते हैं 1 ईयर में। सो अब जो है मिक्स्ड फार्मिंग किस तरीके की होती है वो यहाँ पे है। मिक्स्ड फार्मिंग, द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर। ठीक है, इसमें फूड और फोडर को एक साथ किया जा सकता है। जैसे एक लाइन में हमने कोई ग्रेन वगैरह लगा दिया, दूसरे में फोडर वगैरह हमने कुछ लगा दिया, फिर हमारी जो ग्रेन वगैरह लगा दिया, या फिर ऐसे 1 ग्रेन फिर 2 फोडर फिर 1 ग्रेन, मतलब इस तरीके से मिक्स करके। ठीक है, एंड रियरिंग लाइफ स्टॉक्स, और साथ में ही जो एनिमल्स वगैरह को रखें। एक तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं प्लस में आप अपने एनिमल्स वगैरह को भी साथ में रख रहे हैं। इट इज़ प्रैक्टिस्ड, ये कहाँ पे होता है जनरली, यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें, अर्जेंटीना। बेटा इसमें आपका मैप है, एग्रीकल्चर में मैप है, वो भी डिस्कस करेंगे, पहले एक बार ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, इन एरियाज़ में इनका प्रोडक्शन होता है। जनरली देख लीजिए ये हमारे जैसे अर्थ है, इसमें इक्वेटर के पास का कोई भी एरिया नहीं है, सारे के सारे एरियाज़ जो है ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर के, टेम्परेट जोन से ऊपर के, ठीक है, ट्रॉपिकल से। तो अब देखो इसमें प्लांटेशन है। प्लांटेशन क्या है, किस तरीके से होता है वो चीज़, ये भी एक कमर्शियल फार्मिंग होती है। इसमें एक सिंगल क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। इसमें टी हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, शुगर केन, काजू, रबर, बनाना, कॉटन, यानी कि मेनली 1 क्रॉप को ही प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है। प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्री, ये क्या किया जाता है, इसमें जो है नियर बाई फैक्ट्री जो होती है वहाँ पे प्रोडक्शन को ले जाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टी की लीव्स हैं, लीव्स को कलेक्ट किया, उसके बाद में पास में जो फैक्ट्री होती है उसको फाइनल प्रोडक्ट के लिए उसमें ले जाया जाता है। ठीक है, मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, प्लांटेशन कहाँ है, ट्रॉपिकल रीजन्स में जनरली होती है, यानी कि जहाँ पे डिग्रीज जो है लैटिट्यूड्स ज़्यादा होता है।
अब देखो इसमें क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, साथ में ही कंट्री या प्लेस का नाम भी दिया हुआ है। ब्राज़ील, ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। तो इसमें देखिए कि कॉफ़ी इन ब्राज़ील में किस तरीके से होता है। टी इन इंडिया, इंडिया में टी जो आसाम वाले एरिया है, इसमें क्या करते हैं, ये जो छोटे छोटे लीव्स है, टेंडर लीव्स हैं, उनको कलेक्ट करते हैं। उनको कलेक्ट करने के बाद उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ये जो टोकरी इन्होंने लिया है ना, बकेट टाइप से बास्केट वगैरह ली हुई है, इसमें लीव्स को डालते हैं और उसके बाद में इसको फैक्ट्री में ले जाते हैं। फिर उसकी प्रोसेसिंग से जो भी फाइनल प्रोडक्ट आता है। शुगर केन है, मॉरिशस में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। शुगर केन से शुगर बनाने के लिए शुगर मिल में उनको लेके जाया जाता है। तो पास में ही जनरली सोचा जाता है कि ये फैक्ट्रीज वगैरह हो। उसके बाद जो रबर इन मलेशिया, मलेशिया रबर के लिए बहुत फेमस है, थाईलैंड और मलेशिया। इसमें क्या होता है, ट्री होता है बेटा, ट्री में क्या कहीं भी एक कट कर दिया जाता है और उस ट्री से धीरे धीरे एक वाइट कलर का एक लिक्विड निकलता रहता है, ठीक है। और उस लिक्विड को जो कलेक्ट करने के लिए एक बाउल टाइप से कुछ लगा दिया जाता है, उसमें वो धीरे धीरे कलेक्ट होता रहता है और बाद कुछ टाइम बाद वो उसको ले जाते हैं और फिर उस लिक्विड से वो रबर को प्रोसेसिंग के थ्रू बना लेते हैं। तो ये जो है ये सारे के सारे कमर्शियल है। क्या बताइए, टी को सारे के सारा वो यूज़ कर लेता है फार्मर? नहीं। कॉफ़ी को यूज़ कर लेता है, टी को नहीं। शुगर केन को इतना सारा शुगर का वो क्या करेगा, मिल में ही देता है ना, वो शुगर मिल में देता है। रबर है, रबर का क्या करेगा वो, ठीक है। ये सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं। अब जो है हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो क्रॉप्स होती है बेटा वो बहुत तरीके की होती है, उसके कुछ टाइप्स हैं। एक ये अलग तरीके के टाइप्स हैं, ठीक है, वो एग्रीकल्चर के टाइप्स थे, ये क्रॉप्स के टाइप हैं। अब है क्रॉप्स में क्या है, मीट द नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ये हमारी हम लोगों की ज़रूरत है, उन्हें क्लॉथिंग की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या होगा, कॉटन। आज के टाइम पे तो सिंथेटिक भी बनने लगे हैं, मतलब वैसे जनरली अगर देखें हम एग्रीकल्चर से रिलेट करें इसमें, तो क्या होगा कि हमारी कॉटन का प्रोडक्शन होगा उससे। दूसरा वीट वगैरह है, हमारी चपाती जो बनती है, मील जो हमारा वीट राइस जो है वो हमारी किससे बनता है, सारा का सारा हमें एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन मिलता है। सप्लाई रॉ मटेरियल टू द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल शुगर मिल जो है, राइट, वो सारी की सारी इसी से तो मिलती है। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन हमारा इससे है। अब कौन कौन सी है यहाँ पे इसमें, अब इसमें ये भी रॉ मटेरियल, जैसे जो बिस्किट की फैक्ट्री है वो किस पे, टोटली जो है वीट के प्रोडक्शन पे ही बेस्ड है ना, वहाँ पे वीट लेके आया जाएगा, उसके बाद उससे जो बिस्किट बनाया जाएगा, तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब जो है यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन कुछ क्रॉप्स को स्टडी करेंगे, वो कौन कौन सी है, वीट वगैरह है, राइस, मेज़, मिलेट्स है। इनमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है, सो प्लीज़ स्टडी वेरी डीपली एंड सिंसियरली, अटेंटिवली। जूट और जो कॉटन होता है ये हमारे फाइबर क्लॉथ्स हैं, ठीक है, फाइबर क्रॉप्स होते हैं। इसके बाद में टी एंड कॉफ़ी जो होता है वे ये बेवरेज क्रॉप्स हैं, यानी कि जिनको हम ड्रिंक की फॉर्म में लेते हैं, राइट। अब सबसे पहले जो है हमारा आ गया है राइस। राइस क्या है, किस तरीके से है, राइस में क्या होता है कि इस तरीके से सबसे पहले तो उसको सीड्स के थ्रू नहीं लगाया जाता, सीड्स के थ्रू नहीं लगाया जाता। सबसे पहले क्या किया जाता है, एक छोटे से प्लॉट में जो है सीड्स को ऐसे स्प्रेड कर दिया जाता है। उसी प्लॉट में जो है बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स जो भी चीज़ें यूज़ करनी होती है यूज़ किया जाता है। बाद में उसके एक कुछ टाइम बाद, ठीक है, उसका कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद उन जो छोटे छोटे प्लांट्स बन गए हैं उन प्लांट्स को वहाँ से निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद जितने भी बड़े एरिया में राइस को का प्रोडक्शन करना है उसमें हाथ से लगाया जाता है। देखो ये हाथ से प्लांट कर रहे हैं ना, ये राइस के प्लांट्स को प्लांट कर रहे हैं जिस भी प्लॉट में इनको लगाना है, ठीक है। तो अब राइस किस तरीके से है, फूड क्रॉप है, वर्ल्ड में मेजर अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सी उसका होता है मील में, तो वो राइस है। स्टेपल डाइट टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स है उनमें इसको एक कंप्लीट डाइट माना जाता है, ठीक है। जो मेनली यूज़ किया जाता है उसको राइस को यूज़ किया जाता है मील की फॉर्म में। अब जो राइस जो है उसको क्या क्या नीड होता है, टेम्परेचर नीड होती है, उसका कुछ टेम्परेचर होता है, कितने डिग्रीज़ की ज़रूरत होती है, वो सारा आपकी बुक में दिया है, यू हैव टू रीड दैट वेरी सिंसियरली।
हाई ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, रेनफॉल। ठीक है बेटा, पानी में देखो यहाँ पे पानी खड़ा है ना, पानी है इस प्लॉट में, तो बेटा जो है राइस को बहुत ही रेनफॉल ज़्यादा चाहिए होती है, टेम्परेचर भी हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये समर सीज़न में ही होता है। ठीक है, और ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स जो समर सीज़न के बाद में हमारा विंटर सीज़न आता है, ठीक, सॉरी समर सीज़न में नहीं होता, जब विंटर सीज़न होता है तभी जो है शुरू होता है हमारा राइस की प्लांटेशन। इसके बाद जो है चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। ठीक है, चाइना सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है आज के टाइम पे राइस का, अगर हम देखें। उसके बाद में इंडिया और दूसरे जो है कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे प्रोडक्शन होता है ये आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ प्रोडक्शन होता है, मैप में आ जाएगा। 2 कंट्रीज़ प्रोड्यूसिंग हाई राइस। ठीक है, इस तरीके से। और अगर हम इंडिया में अगर देखें तो कौन कौन से स्टेट्स में, वेस्ट बंगाल में बेटा, वेस्ट बंगाल में 2 से 3 टाइम्स इन अ ईयर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, बांग्लादेश में भी है, 2 to 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ ईयर, ये यहाँ पे है। ठीक है, इसको आप बुक से भी पढ़ेंगे, यहाँ पे मेन चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी है, बट यू हैव टू रीड फ्रॉम द बुक ऑल्सो। वीट क्या होता है, किस तरीके से है, ये भी एक हमारी मेजर क्रॉप है। बिकॉज वीट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। ठीक है, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, और रेनफॉल भी इसको ज़्यादा हाई नहीं चाहिए, सिंपल सी रेनफॉल चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं चाहिए। ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और उसके टाइम जब हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उसको सनशाइन चाहिए, बिल्कुल ब्राइट, बारिश नहीं चाहिए, रेनफॉल नहीं चाहिए। फॉर इसके लिए जो प्रोडक्शन शुरू होता है वीट का बेटा अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट होके मार्च अप्रैल तक रहता है। ठीक है, अप्रैल में इसको हार्वेस्टिंग का काम शुरू हो जाता है। सो अप्रैल में वी नो द टेम्परेचर एंड हाउ इज़ द सीजन। ठीक है, हाउ इज़ द क्लाइमेट ऑफ आर इंडिया एट द टाइम ऑफ अप्रैल मंथ। अब देखो वीट कहाँ कहाँ पे एक्सटेंसिवली ग्रो किया जाता है, यूएसए, कनाडा, ये बेटा सारे के सारे वर्ल्ड मैप में शो करने के लिए हैं। कौन कौन से प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में जो है ये विंटर में ग्रो किया जाता है, अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है ना विंटर हमारी, और अप्रैल में क्या समर सीजन हमारा होता है उस टाइम पे, तो ये मेनली है। अब देखिए वीट कैसा होता है ये देख लीजिए, वीट इस तरीके से होता है। इसमें इनमें जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें वीट के जो है सीड्स होते हैं, और इसको इस तरीके से कटिंग इसकी हार्वेस्टिंग इसकी की जाती है। देखो शुरू में ये बिल्कुल ग्रीन कलर का होता है, बट बाद में जब ये पूरे तरीके से प्रोडक्शन इसका हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है, उस टाइम पे जो है ये इस तरीके के ब्राउन कलर में हो जाता है। अब है मिलेट्स, जो है वो क्या होता है, किस तरीके से होता है, नोन एज कोरस ग्रेन एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। ये एक कोर्स ग्रेन होता है बेटा, ठीक है, इसमें जो है इतने ज़्यादा फर्टाइल लैंड की ज़रूरत नहीं होती, सैंडी सॉइल जो होती है उसमें भी इसका ग्रो हो सकता है सब, तो इट मीन्स इसको हम जो है राजस्थान के भी कई एरियाज़ में ग्रो कर सकते हैं। नीड्स लो रेनफॉल, रेनफॉल इतना नहीं चाहिए, हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, कैसा भी टेम्परेचर इसका चल जाएगा, एंड एडिक्वेट रेनफॉल, मतलब थोड़ी बहुत रेनफॉल चाहिए होती है। अब इसमें जो मेन जो होती है, कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, जवार, बाजरा, रागी, ये इंडिया में होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। अदर कंट्रीज़ आर नाइजीरिया, चाइना, नाइजर, ये वाले कंट्रीज़ भी इसका प्रोडक्शन करते हैं। ये सारी कौन से कहाँ पे होते हैं बेटा डिस्कस करेंगे मैप में, ठीक है, आपकी बुक में है मैप, उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए बाजरा है, ठीक है, ये बाजरा इस तरीके से होता है, जवार इस तरीके से होता है, रागी जो है इस टाइप से होती है, ठीक है। तो इनको हम यूज़ किया जाता है एज ए, जो हमारा कौन सा टाइप थे, मिलेट्स जो थी क्रॉप्स में, उसका यूज़ किया जाता है। अब बेटा इन जो बाजरा और जवार है, इसको एनिमल्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ह्यूमन बीइंग भी एज अ मील इसको यूज़ करते हैं अपने जो आटा होता है उसमें। अब मेजर क्रॉप्स में एक मेज़ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें मेज़ क्या है, एक मॉडरेट टेम्परेचर इसको चाहिए, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन, इसको सनशाइन की ज़रूरत होती है। सनशाइन अभी जो देखिए हमारा जो सितंबर का सीज़न है, ये इस टाइम पे जो है हमारा मेज़ का सीज़न होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। देखो रेनफॉल भी हो रहा है,
इस सीज़न में जो है हमारी ये होती है। इसमें क्या होता है, इसमें वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, ठीक है, जिसमें पानी अच्छे से अंदर जा सके, अच्छे ड्रेनेज वाली। मेज़ इज़ ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। बेटा नॉर्थ अमेरिका में मेज़ का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ब्राज़ील चाइना में भी होता है, रशिया कनाडा इंडिया एंड मैक्सिको, ठीक है। वहाँ पे तो मेज़ के बेसिस पे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है। सो वो मेनली होते ही मेज़ पे बेस्ड हैं। सो ये होता है मेज़, ठीक है, जिसको आप भुट्टा भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं जनरली, वो इसी सीज़न में आता है। अब जो आता है मेजर क्रॉप्स में अगर हम डिस्कस करें तो वो फाइबर क्रॉप्स हमारी आ जाते हैं। फाइबर क्रॉप में हम जनरली यहाँ पे मेनली डिस्कस करेंगे। सबसे मेन जो है कॉटन। कॉटन क्या होता है, ये हमारा कॉटन है, ठीक है। अब कॉटन किस तरीके से है, कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर इसको चाहिए, लाइट रेनफॉल, रेनफॉल कम चाहिए, 210 फॉस्ट फ्री डेज। अब इसमें इतने डेज फ्रोस्ट फ्री चाहिए, यानी कि कोई भी फॉग वगैरह नहीं होना चाहिए, राइट। ब्राइट सनशाइन होना चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ, जो सनशाइन है वो बिल्कुल ब्राइट होनी चाहिए। इसके बाद इट ग्रोज बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल। इसमें जो बेस्ट होता है जो इसके लिए प्रोडक्शन के लिए, वो ब्लैक एंड एल्यूवियल सॉइल जो है बेस्ट होती है इसके प्रोडक्शन के लिए। बेटा याद रखना बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए हाई टेम्परेचर एंड सनशाइन चाहिए, रेनफॉल लाइट चाहिए, ठीक है। लेकिन 210 डेज और मतलब अप्रोक्स इतने डेज क्या होते हैं, फ्रोस्ट फ्री होने चाहिए, फॉग फ्री होने चाहिए। अब इसमें क्या होता है, ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल ये कहाँ पे मिलती है, गुजरात और महाराष्ट्र में मिलती है हमारे इंडिया में, ठीक है, वहाँ पे ये होती है। अब पूरे वर्ल्ड में अगर डिस्कस करें कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान में भी इसका होता है, ठीक है, ब्राज़ील में भी होता है, इजिप्ट वाले एरियाज़ में भी इसका प्रोडक्शन होता है। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन जो होता है हमारा स्पेशली बनता ही इससे है, ठीक है। अब आगे इसका पिक दिखाएंगे बेटा, उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो ये होता है कॉटन कल्टीवेशन। इसमें क्या होता है बेटा, प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स पे फ्लावर आते हैं, ठीक है, ये फ्लावर आते हैं, बर्ड्स होते हैं, जब उस पर सनशाइन आती है तो ये बर्ड्स जो है वाइट हो जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर से जो कॉटन टाइप से, जैसे हमारे पास कॉटन होती है ना, घर में हम यूज़ करते हैं अपने हाउसेस में, तो कॉटन होती है वो बिल्कुल उन बर्ड्स से ही निकलते हैं, और उन बर्ड्स को जस्ट कलेक्ट करना होता है, ठीक है, वो प्लग करना होता है इनमें से, ये उनको ही प्लग कर रही है। अब जब ये इनको प्लग करते हैं तो उसके बाद में उसके बर्ड से भी उसको निकालना होता है पूरे तरीके से। ये पहले तो हैंड्स के थ्रू ही होता था, बट आजकल जो है फैक्ट्रीज़ में भी होने लगा है, ठीक है, मशीन्स के थ्रू भी होने लगा है। तो ये हमारा कॉटन का प्रोडक्शन इस तरीके से होता है। अब बात आती है जूट। जूट क्या होता है बेटा, ये होता है जूट। आपने देखे ना जूट के, जैसे हम बोलते हैं जूट बैग्स को यूज़ करो, तो सभी बच्चों ने देखा होगा जूट क्या होता है, ठीक है। जूट बैग्स ये होते हैं आप जो यूज़ करते हैं। इसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, जनरली ये गोल्डन कलर का होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड गोल्डन फाइबर। इट ग्रोज वेल इन एल्यूवियल सॉइल एंड रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। देखो एल्यूवियल सॉइल इसको चाहिए होती है और हाई टेम्परेचर चाहिए, हैवी रेनफॉल, जूट को हैवी रेनफॉल बट कॉटन को लाइट रेनफॉल चाहिए, राइट, ठीक है। एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। मीन्स हमारे जो ये जून जुलाई अगस्त ये वाला जो टाइम होता है ये इसको चाहिए होता है जूट का, तो क्योंकि ह्यूमिडिटी तो इसी टाइम पे होती है ना, और हैवी रेनफॉल भी इसी टाइम होता है, इसलिए। द क्रॉप इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरियाज में इसका प्रोडक्शन होता है। इंडिया एंड बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ जूट। ये दोनों कंट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश। अभी तक देखो बांग्लादेश का कहीं भी नेम नहीं आया था, you didn't heard about Bangladesh in any production of any crop previously in this slide, but in case of when we are studying about jute you find Bangladesh, ठीक है, ये है। अब देखो बेटा
बेवरेज क्रॉप्स क्या होती है, ये मैंने बताया था, जिससे हम ड्रिंक की फॉर्म में जिनको हम यूज़ करते हैं। कॉफ़ी है, ठीक है, कॉफ़ी के सीड्स होते हैं बेटा, ठीक है, उनको पाउडर के फॉर्म में देके और उससे बनाया जाता है। अब देखो, कॉफ़ी रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कैसी क्लाइमेट चाहिए? वार्म चाहिए उसको, ठीक है, और वेट यानी कि रेनफॉल चाहिए उसको हाई, एंड ड्रेनिंग लोमी सॉइल, यानी कि ऐसी सॉइल चाहिए जो कि स्लोप्स में हो, जिस पे से पानी कॉन्टिन्यूसली स्लोप से नीचे की तरफ ड्रेन होता रहे, एक जगह खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। हिल स्लोप्स, यानी कि हिल पे जो रॉक्स होते हैं बेटा, हिल्स जो होती है उन पे क्या होता है, उनका स्लोप होता है ना, अगर उन पे पानी गिरेगा तो जल्दी से नीचे आ जाएगा, तो उस टाइप के एरियाज़ में होती है, ठीक है। ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, मैंने आपको बताया था ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कोलंबिया और इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होता है। अब जो टी है, टी में किस तरीके से होता है? टी क्या है बेटा? इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, बट कॉफ़ी के लिए क्या चाहिए थी? वार्म। रिमेंबर, कॉफ़ी के लिए वार्म चाहिए, बट टी के लिए कूल क्लाइमेट। वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल, रेनफॉल हाई चाहिए, इसको भी रेनफॉल हाई चाहिए, इसको भी रेनफॉल हाई चाहिए। द ईयर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स, ठीक है, रेनफॉल होती रहनी चाहिए, ठीक है, और उससे क्या होता है, जो टेंडर लीव्स होते हैं ना, जो बहुत ही सॉफ्ट लीव्स होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसमें सॉइल सेम होनी चाहिए, लोमी सॉइल इसमें है वैसे ही सॉइल इसमें होनी चाहिए, और ड्रेनिंग का सिस्टम होना चाहिए, यानी कि स्लोप वाले एरियाज़ में दोनों जो प्रोडक्शन होता है स्लोप वाले एरियाज़ में ही होता है। लेबर दोनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, किस लिए? टेंडर लीव्स को प्लग करने के लिए। अब है प्रोडक्शन कहाँ होता है? केन्या में भी होता है, इंडिया में भी होता है, चाइना, श्रीलंका प्रोडक्शन इसमें करते हैं। बेटा देखो, श्रीलंका का भी अभी तक के किसी भी प्रोडक्शन में नाम नहीं आया था, सो चाइना का श्रीलंका का टी प्रोडक्शन में नाम है, ठीक है, और इंडिया का तो है ही। अब देखो बेटा, ये जो है स्लोप दिख रहे हैं ना आपको ऊपर से नीचे की तरफ में, ठीक है, क्या ये क्यों है? क्योंकि बिकॉज स्लोप्स के थ्रू जो है उनसे पानी धीरे धीरे ड्रेन होता रहता है, तो वो उसके लिए अच्छा होता है। और इसी तरीके से जो है हमारा कॉफ़ी प्लांटेशन का होता है, स्लॉप्स वाले में चाहिए। और इसमें देखो बहुत ज़्यादा हाई लेबर की ज़रूरत होती है, क्यों? बिकॉज जो सीड्स है उनको कलेक्ट करना होता है ना, इसलिए। इसके बाद जो है एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को डेवलप कैसे कर सकते हैं? हमने तो एग्रीकल्चर देख लिया, मेन क्रॉप्स देख ली, अब बात आती है एग्रीकल्चर को हम प्रोडक्शन ज़्यादा किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कम लैंड मेक स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड और प्लॉट ऑफ लैंड, हाउ वी कैन प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स और प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है? एफर्ट मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमें क्या करना है बेटा? देखो हमारे पास लैंड जितनी भी है वो तो हमारे पास ऑलरेडी उतनी ही है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते, वी कांट इंक्रीज आवर लैंड और प्लॉट साइज, ठीक है। सो मेन सोर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इज टू इनपुट इन वेरी एफिशिएंट वे। सो इसी को हम क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बोला जाता है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं? क्रॉप एरिया को भी हम इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, क्रॉप्स जितनी हम 1 ईयर में अगर 1 क्रॉप हम प्रोडक्शन करें तो उसको 2 में करें, ठीक है, इस तरीके से हाइब्रिड को यूज़ करें या जैसे भी, मतलब यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं क्या क्या हो सकता है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ को करें, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होते हैं वहाँ इरिगेशन नहीं होता है, राइट, रेनफॉल के थ्रू जितना प्रोडक्शन हो गया, अगर हम इरिगेट करेंगे किसी भी चीज़ को तो वो बहुत ज़्यादा उस पर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, हाई क्वालिटी सीड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ये प्रोडक्शन को जो है इफ़ेक्ट करता है। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैकेनाइजेशन मतलब मशीनाइजेशन, मशीन्स का भी यूज़ करना चाहिए, ठीक है। मशीन्स किस तरीके की? जैसे हार्वेस्टिंग के लिए, थ्रेसिंग के लिए, अब उनको क्रॉप को जो है सीड्स को
लगाने के लिए, प्लांटिंग के लिए, उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। सो इन्हीं के थ्रू हम जो प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। अब इससे एडवांटेज क्या होगा? इफ़ वी आर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ आर एग्रीकल्चर, देन व्हाट विल बी द एडवांटेज? फूड सिक्योरिटी कैन बी एंश्योर्ड, यानी कि देखो जो भी चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होती है उसकी जो है प्राइसेस कम हो जाते हैं। सो अब अगर हमारा वीट ज़्यादा होगा, हमारा राइस ज़्यादा होगा, तो प्राइसेस उसके डाउन आ जाएंगे। प्राइसेस डाउन आ जाएंगे तो हर कोई उसको ख़रीद पाएगा। एवरीबडी विल बी एबल टू बाय वीट, राइस और वॉट एवर वी नीड इन आवर डेली लाइफ, राइट। अभी भी खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वी कांट सर्वाइव विदाउट दैट। बट अगर लो प्राइस पे होता है तो जो है लोग, अगर किसी को 1 डे में 2 टाइम की जगह 1 टाइम अगर वो फूड उसको अवेलेबल हो पाता है, तो अगर और भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो वो सस्ता हो जाएगा और सभी की अप्रोच में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब इसमें क्या है, हम इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं बेटा, ठीक है। ये स्प्रिंकल टेक्निक यहाँ पे यूज़ की हुई है, ठीक है। जिन एरियाज़ में जो है मतलब कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है इरिगेशन की, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है जल्दी से ही, तो वहाँ पे क्या है, ये वाली फैसिलिटीज़ यूज़ होती है। जहाँ पे लैंड वाटर जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, वहाँ पे हार्वेस्टर इन फील्ड्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है, उनका भी ज़रूरी होता है। पेस्टिसाइड्स क्यों यूज़ करते हैं? जिससे कि कोई भी बीमारी वगैरह ना आए, ठीक है। हार्वेस्टर इन फील्ड्स, इस तरीके से बड़ी बड़ी जो मशीन्स है हार्वेस्टिंग के लिए, अगर वैसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगर मशीन्स के थ्रू करेंगे तो उसी दिन विदिन 2-3 आवर्स वो काम जो हो जाता है। ट्रैक्टर इन फील्ड्स, ये कल्टीवेट करने के लिए सॉइल को, जितना अच्छे से हमारी सॉइल कल्टीवेट होगी, लैंड कल्टीवेट होगी, उतना ही अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से है। फिर एग्रीकल्चर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में क्या है, किस तरीके से वो है। यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एक डेवलप्ड कंट्रीज़ है। डेवलपिंग कंट्रीज़ दोज कंट्रीज विच हैव सम नीड्स, ठीक है, उनको अभी सारी की सारी चीज़ें, फैसिलिटीज़ सभी लोगों को अवेलेबल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इंडिया, अभी इसको बहुत ज़्यादा डेवलप करना है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ वो होते हैं जिनको बेसिकली सारी नीड्स जनरली पूरी हो जाती है, ठीक है। इसमें जैसे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो थोड़े से एरिया को ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर लें, ठीक है। कमर्शियल, यानी कि इनका मेन मोटिव क्या होता है कि हम मार्केट में सप्लाई करें, और हमें पता है कि कमर्शियल जो होती है उसमें किस तरीके से होता है। इंटेंसिव इसलिए होती है इंडिया में क्योंकि पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जो पॉपुलेशन होती है तो बेटा जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जैसे मान लीजिए ये एक प्लॉट है, एक किसी आदमी के पास ये एक प्लॉट है, उसके 4 बच्चे हो गए, तो 4 बच्चों में ये डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये बहुत छोटा छोटा प्लॉट इनके पास में आ गया। अब इसमें से भी इसके पास भी 2 बच्चे हो गए, तो इसका तो ये भी आधा हो गया, और उनके पास भी एक एक हो गया, तो ये 2 हो गए, तो छोटा छोटा पार्ट आ गया। तो इसमें उसके पास इतना छोटा सा पार्ट है, फाइनली अगर इस आदमी के पास हम देखें, इस वाले के पास, तो इतना छोटा सा, इसी में उसको सारी चीज़ें करनी है। और ये जनरली इंटेंसिव ही फार्मिंग तो होगी उसके पास में, किस तरीके से कि वो उसी को यूज़ करेगा किसी भी तरीके से कि उसकी डेली जो है चीज़ें ही उसकी फुलफिल हो जाए, रिक्वायरमेंट्स, दैट विल बी मोर सफिशिएंट। बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें फार्म्स के साइज़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसमें है क्या है, देखो कैसे हैं। लार्ज पॉपुलेशन जैसे इंडिया है, स्मॉल लैंड साइज वो मैंने डिफाइन कर दिया। सब्सिस्टेंस प्रायोरिटी, सब्सिस्टेंस इसमें प्रायोरिटी होता है कि उनकी डेली नीड्स ही फुलफिल हो जाए, दैट विल बी मोर सफिशिएंट, ठीक है, जैसे इंडिया में। अब बेटा डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ की पॉपुलेशन लो होती है, लार्ज जो है उनकी साइज़ होता है, लैंड का साइज़ होता है, प्रॉफिट अर्निंग मोटिव होता है, किसी भी तरीके से उनको प्रॉफिट अर्न करना होता है। और जैसे यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, उन एरियाज़ में ये जनरली होता है। सो इससे हमें ये भी आइडिया हो गया, जो यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो हमारी डेवलप्ड कंट्री है, बट जो इंडिया है, पाकिस्तान और ये आसपास के जितने भी कंट्रीज़ है, ये हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, राइट। अब यहाँ पे एक कंपैरिजन है इंडिया के फार्म में और एक यूएसए के फार्म में। क्या है, एक यहाँ पे एक आदमी के साथ में को स्टोरी के रूप में यहाँ पे लिया है, मुन्ना लाल को, ठीक है, यूपी से है, उत्तर प्रदेश से,
उससे उससे रिलेटेड डिस्कशन यहाँ पे है कि स्मॉल फार्मर है, ठीक है, एक फार्म लैंड है उसके पास में, बस इतना सा हेक्टेयर उसके पास में एरिया है, ठीक है, 2 क्रॉप्स करता है इन अ ईयर विद दी हाई जो हाई वेराइटी जो सीड्स है, HVY सीड्स, हाइब्रिड जो सीड्स जिनको हम बोलते हैं उनके साथ में, टेक्स एडवाइस फ्रॉम फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से जो एल्डर्स है और जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स है उनसे फार्मिंग के लिए प्रैक्टिस में जो है उनसे हेल्प लेता है। वो उसने एक ट्रैक्टर भी ले लिया, रेंट पे लिया है, ठीक है, जिससे वो प्लो कर पाए अपनी लैंड को, ठीक है। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स यूजेस ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, उसने तो ले लिया बट उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो रेंट पे नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में इतने पैसे नहीं है कि वो रेंट ही दे पाए, ठीक है, लोन ही दे पाए। तो वो जो रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है जैसे ट्रेडिशनल मीन्स वो इस तरीके से ऑक्स वगैरह का ही वो यूज़ करता है, ठीक है, जो उनको कल्टीवेट करने के लिए। इसके बाद में जो है इरिगेशन हिज फील्ड्स विद द ट्यूबवेल ऑन रेंट, और फिर ट्यूबवेल का भी वो जो है यूज़ करता है वो भी किस तरीके से रेंट पे ही करता है, यानी कि जो इंडिया में फार्मर्स होते हैं बेटा उनके पास में इतने सारे सोर्सेज नहीं होते हैं जिनके थ्रू वो एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाए, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें देनी होती है। बफेलोज एंड हैंड्स है उसके पास में, ये डेयरी प्रोडक्ट के लिए उसमें हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसका मतलब ये हो गया वो एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन तो कर ही रहा है, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहा है प्लस में उसके पास एनिमल भी है, यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग। समझ में आ गया कि इंडिया में जनरली मिक्स्ड फार्मिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब उसकी स्टोरी से हमें क्या पता लगता है, ही इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है बेटा, कुछ भी कोई भी प्रोडक्शन अगर करना है तो बहुत सारे लोग आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, वो एक ही जैसा प्रोडक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अब वो बहुत सारे जब लोग मिलेंगे तो वो कुछ भी सेल करेंगे तो वो डिसाइड कर लेंगे कि हम इससे नीचे अपनी चीज़ को नहीं बेचेंगे। अब वो नहीं बेचेंगे यानी कि उस मार्केट में उस चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी। अब सप्लाई कम हो जाएगी तो रेट बढ़ जाएंगे, और रेट बढ़ जाएंगे तो ऑफकोर्स उनको हाई प्राइसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज़ बना लेते हैं, यानी कि अगर उनको फेयर प्राइस मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो अपने जो है सप्लाई को रोक देते हैं। हिज फैमिली मेम्बर्स इज़ ऑल्सो हेल्प हिम इन फार्म एक्टिविटी, उसके फैमिली मेम्बर्स उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सेल्स इज़ प्रोड्यूस इन द मंडी, ठीक है, लेकिन मंडी में ही उसको उसी टाइम पे सेल करना होता है, ठीक है, उसी टाइम पे उसको मंडी में सेल करना होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टोरेज के लिए गोडाउन्स वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अगर उसको मंडी में अच्छा प्राइस देते हैं तो भी उसको बेचना है, और अगर उस अच्छा प्राइस नहीं मिलता तो भी ही हैज़ टू सेल हिज प्रोडक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं बेटा जो हमारी फार्मर्स की जो कंडीशन है इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लो है। हम देखते हैं ना टाइम टू टाइम सुसाइड्स के केसेस भी सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में उनकी जो कंडीशंस है बहुत ज़्यादा लो है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें क्या करती है, फार्मर्स की हेल्प करने के लिए भी टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है, उनको लोन्स वगैरह देती है और दूसरी चीज़ें देती हैं। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि डेयरी फार्मिंग किस तरीके से एनिमल्स का है, मंडीज़ इंडिया में किस तरीके की होती है, ये सारे थोड़ा एग्जाम्पल इसमें है। अब यूएसए के फार्म्स कैसे होते हैं, ये देखो बेटा कितने बड़े बड़े फार्म्स हैं यूएसए के, ठीक है। इसमें अगर हम कंपैरिजन में देखेंगे तो उसके थ्रू होगा। इसमें साइज़ क्या होता है 250 हेक्टेयर्स का इंडिया वहाँ पे साइज़ होता है, और इंडिया में इसके पास कितना था 1.5 और 250 हेक्टेयर्स में डिफरेंस देखिए कितना हो गया, ठीक है। जनरली क्या होते हैं वो फार्म में ही रहते हैं, जैसे इतने बड़े बड़े फार्म्स है बेटा वो कहीं भी इसी में बीच में अपना घर बना लेंगे, राइट। अब उसकी जो मेजर क्रॉप्स होती है, कॉर्न होती है, सोयाबीन होती है, व्हीट, कॉटन, ये सारी जनरली प्रोडक्शन उनका करते हैं। स्टोरी ऑफ जो हॉर्न की जो स्टोरी है वो किस तरीके से है उसके बारे में डिस्कस किया है। वो यूएसए में रहते हैं, ठीक है। उसके पास 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, ठीक है। और इंडिया मॉडर्न फार्मिंग वो करते हैं, यानी कि उसके पास इरिगेशन के इक्विपमेंट है प्रॉपर वे में। सॉइल टेस्ट वो करवाते हैं, यानी कि सॉइल टेस्ट के बाद उसको क्या पता लग जाएगा, हाँ मेरी सॉइल में इस चीज़ की कमी है, पोटाश की कमी है, सो वो पोटाश वाले फर्टिलाइजर्स यूज़ करेगा। नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन वाले यूज़ करेगा, तो इससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी और फिर जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। पेस्टिसाइड्स को वो यूज़ करता है, साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स वो यूज़ करता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, ठीक है। ये सारी मशीनरी है बेटा, ठीक है।
सीड ड्रिल्स भी जो सीड को अंदर ड्रिल करने के लिए यूज़ होते हैं, ये सारी की सारी कंबाइंस है, हार्वेस्टर्स है, यानी कि उसके पास मल्टीपल टाइप ऑफ मशीन्स हैं विच ही कैन यूज़। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोर्स, उसके पास ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए भी, अगर मार्केट में उसको फेयर प्राइस नहीं मिल रहा है तो वो इजीली अपने ग्रेन्स को जो है स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ भी है, और जब उसको अच्छे से मार्केट में प्राइस मिलेगा तो वो उसको सेल कर देगा। और ये सारी की सारी मतलब कि यूएसए में अगर एक फार्मर भी होता है तो वो एक बिजनेसमैन की तरह होता है, ठीक है, बिजनेसमैन की तरह होता है। इवन जो यूएसए में बेटा फार्म्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि वहाँ पे पेस्टिसाइड्स को जो है स्प्रेड करने के लिए हेलीकॉप्टर्स का या फिर एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी डिफरेंस है। अब ये डू यू नो फैक्ट्स हैं कुछ, ठीक है। इसमें जो है हमारी मेज़ की बहुत सारी कलरफुल वेराइटीज़ होती है जो वर्ल्ड में मिलती है, वो दिखाएंगे। और साथ में फूड सिक्योरिटी भी होती है, जिसमें कि हम सभी को, सभी पीपल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ने ये हमें राइट दिया है कि हमारी गवर्नमेंट का ये ड्यूटी है कि वो सभी लोगों को अवेलेबल करवाए फूड सफिशिएंट वे में, सेफ, सफिशिएंट एंड न्यूट्रिशियस फूड अवेलेबल करवाए, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट की एक क्या होती है, ड्यूटी होती है। फिर भी जनरली प्रैक्टिकल में नहीं होता, प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता है। फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ, इसी के थ्रू तो हमें अच्छी लाइफ मिल पाएगी ना। अब देखो, आप जिस दिन अगर ब्रेकफास्ट नहीं करते हो, लंच नहीं करते हो, तो आप बिल्कुल भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो ये देखो बेटा, हमारे मेज़ वगैरह कितने टाइप्स के होते हैं। ब्लैक कलर का भी होता है, ये देखो, ऑरेंज कलर का और येलो कलर का तो आपको अपने कंट्री में मिल जाएगा, बट ये कितने टाइप्स के होते हैं, वॉयलेट कलर के भी हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स के, ब्लू कलर, ब्लैक कलर। अब कुछ है, कॉफ़ी प्लांट किस तरीके से डिस्कवर हुआ था, ठीक है, कहाँ पे हुआ था, ये सारा इसमें दिया हुआ है। ये 850 AD के आसपास में हुआ था, ठीक है। अरब में इसको एक गोट हर्डर ने उसको मिला था, जब वो पजल सॉल्व कर रहा था। बाय द क्वेयर एंटिक्स ऑफ हिज फ्लॉक्स टेस्टेड द बेरीज ऑफ एवरग्रीन बशेस, यानी कि वो अपनी गोट्स को लेके गया था। तो जब वो गोट्स वगैरह कुछ प्लांट्स को खाती है तो वो कुछ और ही तरीके से उनका बिहेव उसको लगा। तो उसके थ्रू जब उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि ए सेंस ऑफ एक्सिलरेशन, तो फिर उसने कि भाई एक अलग तरीके की है ना, एक्टिव हो गई थी उसकी गॉडशिप वगैरह जो भी उसके पास में थी, तो उसने उस पर थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया होगा, तो उसके थ्रू उसको ये मिला। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है जिसमें पूरे तरीके से नेचुरल वे में उसको ग्रो किया जाता है क्रॉप्स को, ठीक है। पेस्टिसाइड्स को यूज़ नहीं किया जाता है, केमिकल्स को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जो सीड्स होते हैं उनमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता, फर्टिलाइजर्स कम यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल नेचुरल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे लीव्स वगैरह हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, किचन का वेस्ट हो गया, उनको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है, मतलब लैंड में डाल देते तो उसका प्रोडक्शन उससे किया जाता है। सो इसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। सो क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। वी विल स्टार्ट न्यू चैप्टर इन द क्लास। थैंक यू।